से लेकर पढ़ने के तरीके को लेकर यही पूछ लीजिए। बाद में क्यों ही शर्माना, क्यों ही दोस्तों से पूछना, क्यों ही बैचमेट से पूछना, मुझसे पूछ लीजिए, मैं शायद अच्छा समझा पाता हूँ। सर क्लास का टाइमिंग यही रहेगा सर, 9 से 10? टाइमिंग, हाँ टाइमिंग तो बेटा ऐसा है कि देखो 2 तरीके हैं हमारे पास। या तो मैं सर से रिक्वेस्ट ये करूँ कि वो वीक में 2 क्लास रसायन की ले लें अगर, तो रिमेनिंग क्लास मैं ले लूँ, रिमेनिंग क्लास है ना। अदरवाइज तो वैसे भी सर 3-4 से ज़्यादा क्लास नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इतनी क्लास करके क्या ही करोगे रसायन की, बहुत जल्दी सिलेबस हो जाएगा उसका। और या फिर ऐसा कर सकते हैं कि मान लो अगर 2 क्लास वो ले रहे हैं, तो उस दिन मैं क्लास 9:30 से 10:30 ले लूँगा अपनी, 9:30 से 10:30 ले लूँगा अपनी वाली क्लास। ठीक है, जिस दिन सर ये 2 क्लास लेते हैं, बाकी रिमेनिंग टाइम या जो और दिन है हफ्ते के, वहाँ पर 9 से 10 क्लास हमारी जैसे चलती वैसे ही रहेगी। हिमांशु, क्या तुम 9 से 10 क्लास कर नहीं पा रहे हो क्या? जी सर, उसमें नहीं कर पाऊंगा सर। अच्छा, ये तो पता बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। मैं आपके लिए रिकॉर्डेड ही अवेलेबल करा पाऊंगा, उससे काम चल जाएगा आपका? जी सर। ठीक है, मैं इसका करता हूँ कुछ। रिकॉर्ड तो हो ही रहे हैं, अब थोड़े बिखरे पड़े हैं, इकट्ठे करने पड़ेंगे, बाकी मोस्टली तो यूट्यूब पे अवेलेबल है ही आपके साथ। और किसी को कुछ पूछना है बेटा, टाइमिंग को लेकर कोई इशू, कुछ भी? जो नए बच्चे हैं वो भी कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं, कुछ ना तो मेरा नाम ही पूछ सकते हैं, मेरी उम्र पूछ सकते हैं, मैं कैसा दिखता हूँ ये पूछ सकते हैं, कुछ तो पूछो। सर रास्ता से टाइमिंग 8 से 9 ही रहेगी। हाँ वो बहुत सीनियर है, मतलब बहुत ज़्यादा सीनियर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। 8 से 9 ठीक ही तो है, क्या 2 दिन ही तो करने की क्लास हफ्ते में, 3 दिन कर देंगे मैक्सिमम। बताओ तुम क्या चाहते हो टाइमिंग उसकी? अगर 9 से 10 कराओगे तो मेरी क्लास नहीं हो पाएगी उस दिन, थोड़ा अगर ऐसे मैनेज कर पाओ तो ये देख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप कहो, जैसा आप कहो। मैंने तो अपने हिसाब से सर जीना 8 से बरसों 9 पहले छोड़ दिया हूँ। क्या? सर 8 से 9 बिजी रहता है ना, तो 8 से 9 बिजी हॉस्टल रहते में हैं? भी सर ओके ओके। हॉस्टल में भी जाओ तो वही डिनर का टाइम भी वही हो जाएगा। तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि 9 से 10 की क्लास, जो 2 क्लास लगे सर की, उस दिन मेरी क्लास ना हो तो चल जाएगा आपको? 7 से 8 वाला कोई ऑप्शन नहीं है क्या? 7 से 8 तो सब लोग मार्केट में घूमते हैं ना हाथ पकड़ के, तो वो तो टाइम बहुत दिक्कत वाला हो जाएगा। 8 से 9 नहीं तो है। सर भाई दोनों भाई क्लासेस चलाई। भाई क्वालिटी टाइम भी कोई चीज़ होती है कि जीने नहीं दोगी लोगों को क्या तुम? मैं सबके सर बारे में मॉर्निंग में सोचता हूँ। क्लास नहीं होती। मॉर्निंग में हाँ सर की हो सकती है, मेरी तो इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैं आज तक 9 बजे से पहले नहीं उठा। सर अगर उठ जाते हैं तो बात कर लूँगा एक बार में, ठीक है? चलिए, टाइम मैं समझ गया, टाइमिंग का इशू है, मैं डिस्कस करूंगा एक बार सर से, सारी बातें आप लोगों की रखूंगा, वहाँ तक पहुँचाऊंगा। चलिए, बहुत बातें कर ली हम लोगों ने, शुरू कर लेते हैं कुछ आज की बातों। निदान स्थान जानते हैं, कितने चैप्टर हैं निदान स्थान में? कौन बताया कितने चैप्टर हैं निदान स्थान में? सर 8 से। हाँ। तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है, कितने चैप्टर हैं इसमें? ठीक है, 8 चैप्टर हैं। बहुत बढ़िया। विमान में कितने हैं? हाँ। और शरीर में? 8। बहुत बढ़िया। थोड़ा समझेंगे यहाँ पर हम चीज़ों को। अथ अतो ज्वर निदानम व्याख्यास्यामः। अपना माइक ऑफ कर लीजिए जिसका खुला हुआ है। अथ माने हम लोग जानते हैं मंगलदायक के लिए यूज किया जाता है। चूँकि ये ग्रंथ उपनिषद काल का है, और उस समय तक जो हमारे पौराणिक चिन्ह हैं इतने पॉपुलर नहीं हो पाए थे, जैसे कि श्री गणेशाय नमः, ओम इत्यादि। उस समय हम अथ यूज करते थे मंगलदायक शब्द के लिए। अथ, अथो का मतलब होता है अनंतर, यानी कि इसके बाद, यानी कि मंगलदायक शब्द को घोषित करते हुए आचार्य कह रहे हैं इसके बाद हम ज्वर निदान की व्याख्या करेंगे। इतिहा स्महा, स्मा हमेशा भूतकाल के लिए लगता है, आप लोग जानते होंगे अगर आपने विभक्ति पढ़ी होगी। जैसा कि कहा था, किसने? भगवान आत्रेय ने। ये अग्निवेश बात कर रहे हैं, भगवान आत्रेय ने जैसा कहा वैसे ज्वर निदान की व्याख्या करने यहाँ जा रहे हैं। ठीक है मित्रों, तो सर्वप्रथम ज्वर निदान ही क्यों?
गुल्म निदान क्यों नहीं, रागयक्ष्मा निदान क्यों नहीं, रक्तपित्त निदान क्यों नहीं, ज्वर ही क्यों? तो इसका कारण बता सकते हैं। ये वाइवा में अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है कि ज्वर ही क्यों, तो आप कहेंगे कि ज्वर सभी रोगों में प्रधान माना गया है। ज्वर सभी रोगों में राजा होता है। कोई रोग जब उत्पन्न होता है तो परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से उसमें ज्वर की उत्पत्ति होती ही है, प्राय देखी जाती है। इसलिए ज्वर सभी रोगों में राजा होता है। ठीक है, यानी कि जैसे हर रिलेशन के पीछे एक स्वार्थ होता है, वैसे ही हर रोग के पीछे होता है ज्वर। ये हमें समझना पड़ेगा। भले कितना ही रूहानी हो वो चीज़, लेकिन स्वार्थ तो होता ही है। अब इसकी परिभाषा देखिए, बढ़िया बात आचार्य ने बताई है। देह इंद्रिय मनस्तापी सर्व रोग अग्रजो बली, यानी कि 3 जगह बताया। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। हमेशा ऑल ऑफ दीज आंसर लगाते हैं, हम इसका ऑल ऑफ दीज आंसर लगाते हैं। पूछेगा कि किसको प्रभावित करता है ज्वर, क्या देह, क्या मन, या इंद्रियां, या ऑल ऑफ दीज? क्या आंसर लगाओगे? ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दीज लगाओगे। देखिए, जो ज्वर की परिभाषा एलोपैथ में बताई गई है या मॉडर्न साइंस जिसको बताती है, वो बड़ी अधूरी परिभाषा है। वहाँ पर वो कहते हैं कि हाँ, हाइपोथैलेमस की वजह से जो है टेम्परेचर रेज कर रहा है, हाइपर पायरेक्सिया, हम सब पायरेक्सिया की कंडीशन बता दे रहे हैं उसको, और बता दे रहे हैं कि हाँ भाई ये ज्वर हो गया। लेकिन हम उसके 360 डायमेंशन को लेकर चल रहे हैं, पूरा इस एंगल को लेकर चल रहे हैं। देह इंद्रिय मनस्तापी, जब जब ज्वर होता है तब देह तो म्लान होती ही है, देह की कार्यप्रणाली, बॉडी की कार्यप्रणाली तो प्रभावित होती ही है, साथ में मन की भी प्रभावित होती है। हमारा मन भी नहीं लगता किसी चीज़ में। ठीक है, जो शख्स हमको एक दिन पहले सलमान खान लग रहा होता है, क्या बुखार में ऐसा ही लगता है? नहीं लगता है, चिड़चिड़ी होती है हमें उससे, क्योंकि मन भी प्रभावित हो गया है। लेकिन आचार मन कह देते, देह कह देते, इसमें इंद्रियां कहने की क्या जरूरत थी मित्रों? क्या मन कह देने से इंद्रियां ग्राही नहीं थी क्या इसमें? बताइए मुझे। नहीं सर। क्यों बेटा? सर मन कंट्रोल करता है ना, या उसको। हाँ देखिए, अगर हमारे विचारों तक कोई बात हमें दिक्कत दे रही है, सिर्फ हमारी इमेजिनेशन में, हमारी कल्पनाओं में अगर कोई चीज़ दिक्कत दे रही है, वहाँ तक तो मन है कि हाँ ठीक है, हम सोच नहीं पा रहे हैं अच्छे से, या हम अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम समझ रहे हैं कि हाँ यहाँ पर जो ज्वर है मन को प्रभावित कर रहा है। परंतु यदि हम कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं, यानी हम कोई गीत सुन रहे हैं, हम अपने सबसे प्रिय अरिजीत सिंह का कोई गाना सुन रहे हैं, ठीक है, कि प्यार झूठा था तो जताया क्यों, अगर ऐसे कोई गाने सुनना अरिजीत सिंह के, तब भी हमारे कान, हमारे हम ये बताओ, क्या श- श्रोत, श्रोत एक इंद्रिय है कि नहीं, बताओ मुझे। इंद्रिय है कि नहीं, बताओ मुझे। है सर। लेकिन इसका मन नहीं लग रहा है गाने सुनने में, यानी कि बात अब इमेजिनेशन की नहीं है, वास्तव में इंद्रियां कार्य में अपने समर्थ नहीं है उस हिसाब से जितना परफेक्टली होना चाहिए होना है। तो यानी कि यहाँ इंद्रियां भी शामिल हैं। इसलिए आंसर में से याद रखना मित्रों, देह इंद्रिय मनस्तापी लगाएंगे। और सर्व रोग अग्रजो बली, ये जो जोर है बड़ा बलवान है, ये बड़ा बलवान है मित्रों। इतना बलवान है कि जब इंसान जन्म लेता है तब भी टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है, और जब दुनिया से विदा होता है तब भी टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है। यानी कि ये ज्वर तो आदि में भी है और अंत में भी है। और क्या कह रहे हैं, सर्व रोग अग्रजो बली, ये सभी रोगों के अग्रज है, ये सभी रोगों का अग्रज है। आप लोग जानते हैं ना मित्रों कि हम लोग अग्रज किसे कहते हैं और अनुज किसे कहते हैं, बताओ। अग्रज किसे कहते हैं और अनुज किसे कहते हैं? सर बड़े भाई को अग्रज बोलते हैं, अनुज छोटे भाई को। तो ये सभी रोगों का भैया बड़ा भैया है, ये बड़े भैया हैं। ठीक है, ज्वर प्रधानो रोगड़ा मुक्तो भगवता पुरा, इसे प्राचीन भी कह रहे हैं, ये बहुत पुराना है, ये बहुत पुराना है, ये रोग पुराना है, जरा देर लगेगी। ठीक है, इस तरह की बातें हैं। देखो कह रहे हैं जन्म आद्यो निधने चैव प्रायो विशति देहिनम, जन्म के आदि में भी है, निधने यानी कि जब निधन होता है, मृत्यु होती तब भी है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। सर्व, ओके, हम लोग कहाँ पर थे बेटा? हाँ हाँ ठीक है, हम लोग यहाँ जन्म निधने सर्व विकार आमयम, सभी विकारों में ये राजा की तरह प्रतीत होता है,
जैसे राजा को हम सबसे आगे बैठाते हैं, सबसे ऊंचे सिंहासन में बैठाते हैं, कई लोग तो सिर पर बैठा लेते हैं कुछ लोगों को, ऐसा ही यहाँ पर ज्वर को बैठा लिया गया है। सर्व विकाराणाम आमयम राजा प्रकीर्तिता, सभी विकारों में जो आमय है, ये रोग है, वो राजा की तरह होता है। और भागवत इसके 3 पर्याय बोलते हैं। पापमा, क्या बोलते हैं? पापमा। देखिए पापमा के साथ साथ वो यहाँ पर साथ लिखा नहीं है कहीं, चलो कोई बात नहीं। इसे एक तो वो बोलते हैं आबाप, और आबाप जो, और पापमा, ठीक है। 3 पर्याय यहाँ बताते हैं ज्वर के, हम आगे देख लेंगे चीज़ों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ सॉरी, व्याधि के हैं, व्याधि के, ठीक है। ज्वरो रोगपति पापमा, यहाँ पे कहा यद्यपि पुरा गुल्म उत्पत्ति भूता, यानी कि कहने को तो गुल्म की ही उत्पत्ति पहले प्रतीत होती है इस श्लोक के माध्यम से, परंतु ऐसा नहीं है। हमने जब यह श्लोक पढ़ ही लिया है कि जन्म आद्यो निधने शैव प्रायो विशति देहिनम, ये जन्म के आदि से और निधन तक ज्वर रहता है, तो ये कह रहे हैं कि ज्वर से युक्त शरीर में पहले गुल्म की उत्पत्ति हुई है, तो गुल्म ऑटोमेटिक सेकेंडरी हो जाएगा, क्योंकि वो शरीर कैसा होना चाहिए? ज्वर ग्रस्त होना चाहिए, और उसमें पहले प्रथम गुल्म की उत्पत्ति हुई है, ये हमें याद रखना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस समझे रहो कि पूछ ले बाय तब जितना अंडरलाइन किया केवल उतना पढ़ना है, बाकी सब छोड़ देने का है। चूँकि अब निदान पढ़ने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे धीमे धीमे पढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पर किसी ने रट्टा मारने की कोशिश की या एक क्लास मिस कर दी या बेमन से क्लास की, थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि पूरा रोग निदान हाथ से निकल जाता है हमारे। हम समझ ही नहीं पाते कि पंच निदान ही क्यों, 6 क्यों नहीं, 5 ही क्यों, निदान को निदान क्यों कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें दिक्कत करती हैं, क्योंकि डायग्नोसिस बनाना एक वैद्य के लिए सबसे ज़रूरी है। चरक सूत्र 10 में कहते हैं परीक्ष कारणों ही कुशला भवंती, इस पर एक 20 नंबर का क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, कहते हैं कि श्लोकांश की संदर्भ व्याख्या कीजिए मित्रों, क्योंकि परीक्ष कारणों ही कुशला भवंती, यानी कि जो वैद्य रोगों को पहचान ही नहीं पाता है कि साध्य रोग है या साध्य रोग है, कृच्छ साध्य है, ये रोग है कौन सा। दर्द तो बहुत से रोगों में होता है मित्रों, वो आम बात में हो सकता है, वात रक्त में हो सकता है, उदर शूल में हो सकता है, और एक दर्द वो भी होता है जो अक्सर आप जिससे पीड़ित रहते हैं। तो दर्द तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन एक सही डायग्नोसिस बनाना एक अच्छे वैद्य का काम है, वो तभी हो सकता है जब हम पंच निदान को या निदान पंचक को भली प्रकार से पढ़े हों। तो इसमें सबसे पहले निदान के लक्षण की बात हो रही है, निदान के लक्षण की बात कर लेते हैं। पहली बात तो निदान को निदान कहते क्यों हैं, ये समझने वाली बात है। याद रखना कि निदान का मतलब होता है निश्चय, जो व्याधि का क्या करता है? निश्चय करता है, जो व्याधि का निश्चय करता है, इसलिए इसे निदान कहते हैं। क्योंकि निदान के तो कई पर्याय होते हैं, इसे आयतन भी कहते हैं, इसे समुत्थान भी कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे सारी चीज़ें। हाँ अगला श्लोक यही है खैर, लेकिन निदान इसलिए कहते हैं क्योंकि निश्चय करता है, ये मदद करता है ये बताने में कि अमुक व्याधि अमुक लक्षणों वाली है और उसमें अमुक चिकित्सा करने से लाभ मिलेगा, वो व्याधि शमन हो जाएगी। आइए निदान के लक्षणों की बात करते हैं मित्रों। पहले यहाँ पर्याय बताए जा रहे हैं, और इस पर्याय से एमओ 2018 में एक क्वेश्चन आ चुका है। एमओ 2018 में इसी श्लोक से क्वेश्चन आया हुआ है, इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। क्या क्या है देखिए इसके निदान। पहला इसका पर्याय है हेतु, यानी कि निदान को हम हेतु भी कहते हैं, निदान को हम हेतु भी कहते हैं। हेतु का मतलब होता है उस चीज़ से, यानी कि कौन इसको इनिशिएट करने वाला है। हेतु का मतलब होता है कि जो इनिशिएट करता है। हमने समोसा खाया, हमें अतिसार हो गया, तो यहाँ पर इनिशिएटर कौन है? ये हेतु है। निमित्त आप लोग जानते हैं, निमित्त का मतलब कहते हैं ना कि इसका निमित्त कौन है, यानी किसके द्वारा ऐसा हुआ है। आयतन का मतलब स्थान से होता है, अक्सर आयतन का मतलब स्थान से होता है, और आयतन भी क्या होता है? कारण भी होता है। अच्छा मेरी बात सुनिए, जब लक्षण पढ़ेंगे हम लोग, दिक्कत कहाँ पे होगी हमें? चलिए यहाँ पर्याय पढ़ लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने पर्याय पढ़ ली, एग्जाम में आ जाएगा, हमें याद रहेगा। लेकिन जब हम लक्षण के पर्याय पढ़ेंगे तो वहाँ भी इसी से मिलते जुलते पर्याय देखेंगे, वहाँ व्यंजन देखेंगे, है ना, वहाँ हम लिंग देखेंगे, बहुत सारे हम ऐसे क्वेश्चन वहाँ देखेंगे। हमें कन्फ्यूजन होने लग जाता है कि लक्षण का पर्याय है ये, या फिर है ये निमित्त या आयतन का पर्याय। थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते चलेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम हो जाएगी, और यही कारण था कि एमओ 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। लोगों को लगा बहुत सरल है, लेकिन यही क्वेश्चन बहुत लोग गलत करके आए, क्योंकि लक्षण के पर्याय से कंफ्यूजन हो गया। बस एक देखिए बार कैसे, रिपीट कर दीजिए क्या रिपीट कर दो बेटा? यही वाला क्वेश्चन। चलिए उधर बैकग्राउंड से आवाज़ तो नहीं आ रही कोई? नहीं सर बहुत हल्की आवाज आ रही है, खटखट की, खटखट की आ रही है। पंखे की आ रही है क्या? बंद करना है।
नहीं सर, इतना भी नहीं है। नहीं, चला दो, बच्चे मेरे गर्मी में नहीं देख पाएंगे, कितने अच्छे लोग हैं ये। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, मैं बेटा केवल ये बता रहा था कि हाँ, मैं क्वेश्चन ये कह रहा था कि क्वेश्चन एमओ 2018 में ये आया हुआ है कि निम्नलिखित में से निदान के पर्याय क्या हैं, निदान के पर्याय क्या हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। आप समझिए इन चीज़ों को, जहाँ से दिक्कत होगी बताओ। देखो, हेतु निदान का पर्याय हम सब जानते हैं और बार बार पढ़ेंगे हर चैप्टर में। राजस्थमा के हेतु क्या है, रक्तपित्त के हेतु क्या है, गुलम के हेतु क्या है, याद हो जाएगा। निमित्त हम तो जानते हैं, नी से निमित्त है, नी से निदान है, कोई दिक्कत नहीं याद करने में। दिक्कत होगी आयतन में। अब आयतन हमें बड़ा दिक्कत करेगा एग्जाम में बैठ के, लक्षण का पर्याय है कि पूर्व रूप का पर्याय है कि ये निमित्त का पर्याय है या निदान का पर्याय है। याद रखना, कोई रोग कहाँ से आया है मुझे बताओ। जब कोई रोग कहीं से आता है तो सबसे पहले कौन कारण होता है। मतलब कोई रोग, मान लो हमारे शरीर में ज्वर आया कहीं से, तो ज्वर को लाने वाला पहला इनिशिएटर कौन होता है, कहाँ से शुरू हुआ होगा ज्वर। कोई ना कोई आयतन साधन, मतलब एक तरीके का। कोई ना कोई आयतन, सर कोई ना कोई हेतु होगा सर, हाँ, कोई उसके ना कोई कारण से। एजेंट होगा, कोई ना कोई एजेंट होगा। ठीक है, जैसे बात भाई, मतलब आपको मान लो किसी ने ब्लॉक कर दिया है और आप दुखी मन से खाना खा रहे हो, खाने में मन नहीं लग पा रहा है, तो कहीं ना कहीं से तो इनिशिएट हुआ होगा ना। ये सब आज पहले घटना थोड़ी हुई है ऐसी, आज दुख अचानक से नहीं आया ना लाइफ में। इनिशिएट कहाँ से किया होगा बेटा, ये कैसे इनिशिएट हुआ होगा, तुम्हें क्या लग रहा है। ब्लॉक कर लिया। नहीं, ब्लॉक तो लक्षण है उसका। पहले दिन कोई ब्लॉक कर देगा तो हो गया फिर। सर इनिशिएट कोई कहाँ से हुआ। कारण। हाँ बेटा, क्या कारण रहा होगा, क्या कारण रहा होगा इसका। कोई बेटा आपसे किसी दिन मुस्कुरा के मिला होगा, उसने कुछ वादे किए होंगे आपसे, यानी कि यहाँ बड़ी सुख की अनुभूति होगी। और जब मैं आपको दर्शन पढ़ाऊंगा, जब पदार्थ पढ़ाऊंगा, तो बताऊंगा कि कैसे सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख एक साइकिल की तरह भागते हैं, और इसी तरह हम लोग समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर निदान को समझिए, निदान को समझिए। यानी कि अभी हम सुख की अवस्था में हैं और हमने सुख में, उत्साह में क्या खा लिया, दोस्त का दिया हुआ समोसा खा लिया। दोस्त समोसा खा चुका था, उसका पेट भर गया था, ये समोसा कल का बचा हुआ था, उसने गर्म करके आपको परोस दिया अपने दोस्ती दिखाने के लिए, और आपने खा लिया। ये बड़े सुख के क्षण हैं, मन में बड़ा सुखपूर्वक आप अनुभव कर रहे हो कितना अच्छा दोस्त है, ये समोसा खिला दिया, तोरे की सब्जी खिला दी, लेकिन क्या पता बासी हो। समझ रहे हो। तो यही है बेटा कि जो निदान होता है वो कहीं ना कहीं से पहले क्या होता है, आया होता है। निदान कहीं ना कहीं से पहले आया होता है। आएगा कौन, ये समोसा। एक समोसा एग्जाम्पल है, वो कुछ भी हो सकता है। वो हो सकता है कि आप धूप से तुरंत घर में आके नहा लिए हो, पानी पी लिया हो। वो हो सकता है कि आपने अत्यधिक चिंता कर ली हो, अवसाद कर लिया हो। रोगों के कारण कई होते हैं, ऐसे कारण हो सकते हैं जो वात प्रकोपक, पित्त प्रकोपक और कफ प्रकोपक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। हमें एक एग्जाम्पल लेके समोसा चल रहे हैं। तो जब भी कुछ लाइफ में आएगा, कुछ आएगा तभी रोग उत्पन्न होगा। या निदान आयतन याद रखना, आया से आयतन याद रखना, लक्षण से कंफ्यूज मत कर देना गलती से भी। आया से आयतन याद रखना। अगला है कर्ता। कर्ता हम लोग जानते ही हैं, जो करेगा वो निदान होगा। तो पहले करेगा तभी तो लक्षण आएंगे, तो लक्षण तो बहुत बाद में आएंगे, पहले कर्ता आएगा। कारण इसका पर्याय है, निदान इसका पर्याय है ही है। अब दो जो बचते हैं, और यहीं से क्वेश्चन आया हुआ था, इसको देखते हैं। प्रत्यय और समुत्थान, यहीं से प्रश्न आया हुआ था। तो समुत्थान याद करना बहुत आसान है। कोई भी चीज, उत्थान का मतलब क्या होता है बताओ बेटा, उत्थान का मतलब क्या होता है। बताओ, उत्थान का मतलब क्या होता है, ये तो बहुत सरल है। तो पैदा होना। आगे बढ़ना। हाँ, एक तरीके से आगे बढ़ना सही है। और उत्थान का मतलब ऐसे होता है, उठना, है ना, अग्रसर होना। अच्छा बताया, आगे बढ़ना, उठना, ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी हो जाना। बताओ, तुम लोग उत्थान का मतलब नहीं समझ पा रहे, अपने जीवन का उत्थान करोगे कैसे फिर। हद हो गई। भगवान ने कह दिया कुछ वरदान मांगो तो आपको उत्थान ही नहीं मालूम क्या है। भगवान कह के तुम्हारा उत्थान कर दो, तुम अरे ये उत्थान ये मत करो। हमें तो पता ही नहीं उत्थान क्या होता है। उत्थान का मतलब होता है जीवन में ऊपर उठना, छोटी छोटी चीजों से, किसी की निजी लाइफ में झांकने से ऊपर उठ जाना, अपने आप से मतलब रखना। ठीक है, उत्थान समझिए। तो ये तो बहुत ही आसान है इसको समझना। उत्थान का मतलब जिससे कोई चीज उठी हुई हो। तो मुझे बताओ, ये रोग कहाँ से उठता है, कहाँ से उत्पन्न होता है।
बताओ बेटा किससे उत्पन्न होता है? अभी हमने क्या खाया था? समोसा। बस समोसा, निदान। जिसका आंसर समोसा आ जाए वो उसका पर्याय समझ लो निदान है। ठीक है, रोग कहाँ से आया? समोसा खाने से आया। कारण कौन है? समुत्थान है ना, किससे उठा है रोग? तो समोसे से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब बचता है प्रत्यय। तो प्रत्यय तो देखो स्वतः ही कारण होता है, प्रत्यय तो स्वतः ही कारण होता है। क्या कोई शब्द, क्या कोई संस्कृत का शब्द बिना धातु या प्रत्यय के बनता है? कैसा लगता है बताओ? ये तो हमने पढ़ाई है ना। एक शब्द के निर्माण में क्या क्या होता है बेटा? एक शब्द का कारण क्या क्या होता है? उपसर्ग, शब्द, धातु, है ना, एक प्रत्यय। धातु और प्रत्यय जरूर होता है। उपसर्ग होना हो पर धातु प्रत्यय तो होता है। इस तरह मान के चलेंगे तो प्रत्यय हमेशा कारण होता है, इनिशिएटर होता है, जहाँ से चीजें शुरू होती हैं। तो जो चीजें जहाँ से शुरू हो रही हैं ऐसा अर्थ दे रहा है, वो हमेशा पर्याय होगा किसका? निदान का। और लक्षण का हम बाद में पढ़ लेंगे। वहाँ पर व्यंजक इत्यादि दो तीन ही इंपॉर्टेंट है, एक मेडर इंपॉर्टेंट है, एक व्यंजक इंपॉर्टेंट है, वो हम वहाँ देखेंगे तो समझ जाएंगे। उसकी भी मैं समझा दूंगा आपको कि कैसे उसको भी याद रखना। तो प्लीज़ मित्रों यहाँ पे तीन चीज़ याद रखने की जरूर कोशिश करिएगा, आयतन, प्रत्यय और समुत्थान। अब भी समझ में ना आए तो प्लीज़ बता दीजिएगा। फिर आगे कह रहे हैं कि तत्र त्रिविधम, ये तीन प्रकार का होता है निदान। कौन कौन से तीन प्रकार? और ये तीन प्रकार ही बेटा याद रखना है। जब जब दुनिया में आपसे पूछा जाएगा, चाहे यूजी में, चाहे पीजी में, चाहे वाइवा में, चाहे इंटरव्यू में, कहीं भी पूछे, आपको इन तीन निदानों की चर्चा करनी है, कंफ्यूज नहीं हो जाना है। क्योंकि निदान में आगे आगे आपको बहुत पढ़ाने वाला हूँ, कई डिवीजन बताऊंगा निदानों के। लेकिन जब भी आपसे कोई निदान पूछेगा, पहले केवल ये तीन चीज रटी होनी चाहिए और यही बताना जब तक आगे ना पूछे। ज़्यादा अपना ज्ञान नहीं दिखाना कि हमको ये भी पता है, ये भी पता है। सिर्फ तीन चीज़ें बोलनी है। और मैंने आपको बताया था असिस्टेंट AIAS, असात्म इंद्रिय अर्थ संयोग, याद आ रहा है? असिस्टेंट IAS याद है। दूसरी चीज होती है प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा अपराध यानी कि धी, धृति, स्मृति का विभ्रंश हो जाना। हमारी बुद्धि खराब अगर हो जाए, अगर हमारी बुद्धि ही खराब हो जाएगी, हमारी मेमोरी खराब हो जाएगी, हमें यही याद नहीं कि हम डॉक्टर हैं, तो हम सड़क पर कैसे भी निकल जाएंगे, हम कॉलेज में कैसे ही पहुंच जाएंगे, और वहाँ पर जो दुर्दशा होगी उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। ठीक है, तो यानी कि अगर हमारी धीरे धीरे स्मृति ही विभ्रंश हो जाएगी, तब भी क्या हो जाएगा? ऐसा कार्य हो जाएगा जिससे कि रोग उत्पन्न हो सकते हैं, रोग उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, हमें ये पता ही नहीं कि हमें धतूरा खाना है कि नहीं खाना है, क्योंकि ये तो हमारी स्मृति में है ना, हमें धतूरा नहीं खाना, हमने पढ़ा है धतूरा नहीं खाना है। अगर हम धतूरा खा लेंगे, अगर हमारी स्मृति बेटा विभ्रंश हो जाए और हम धतूरा खा लें तो क्या हो जाएगा बताओ? सर पागलपन। पागलपन हो जाएगा। ठीक है, मान लो योगेश का कोई परम मित्र हो, ठीक है, योगेश का कोई परम मित्र हो, और उसको जो है विजय जाकर उसी टोन में जाके बात करने लगे जैसे योगेश करता है, वो स्मृति विभ्रंश हो जाए, भूल ही जाए कि ये योगेश का परम मित्र है, तो क्या होगा इसका? क्या रिजल्ट निकलेगा इसका? सर कुछ टाइम में सूझा हुआ मिलेगा। कुछ टाइम में सूझा हुआ मिलेगा। बहुत बढ़िया। गलत फहमी मत दियो। अरे थोड़ी गलतफहमी अच्छी होती है यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? एक तो तुम्हें उम्मीद दे रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ, तो क्या बता रहा था कि धीत रहती स्मृति में से कुछ भी अगर गड़बड़ होगा तो वो रोग का कारण बन सकता है, जैसे अभी सूझने की नौबत आ गई थी। ठीक है, तीसरा है परिणाम। तीसरा है परिणाम। पेन क्यों बंद हो जाता है? हम्म, परिणाम, इस परिणाम को हम काल भी कहते हैं, यानी समय से डिनोट करते हैं। यानी कि समय भी हम जनपदो दंश पढ़ेंगे विमान स्थान में, वहाँ चैप्टर पढ़ेंगे पूरा जनपदो दंश, है ना, पेंडेमिक और एंडेमिक की बात करेंगे। तो वहाँ देखेंगे कि वहाँ चार कारण बताए होंगे, चार कारण, वायु, जल, देश, काल। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि इसको क्रम से लगाइएगा, है ना, जनपद दंश के चार कारणों को क्रम से लगाइएगा। हम याद रखते हैं बाज देखा, वायु, जल, देश, काल, देखा काल भी आता है। तो यानी कि समय भी अपने आप में रोगों का एक बहुत ही प्रमुख कारण है। क्या गर्मी में अत्यधिक गर्मी पड़ जाए मित्रों, या गर्मी में बरसात होने लग जाए, या सर्दी में सर्दी पड़े ही नहीं, तो क्या फसलें पकेंगी? क्या बताओ मित्रों, क्या फसलें पकेंगी टाइम से? नहीं सर। नहीं पकेंगे ना। तो अकाल की कंडीशन हो सकती है। आपने किसी को वादा करके शिमला ले गए जनवरी के महीने में, वहां देख रहे हो वहां तो बहुत गर्मी पड़ रही है 38 डिग्री सेल्सियस, तब क्या होगा आपका हाल बताओ? जाओगे तो लौट के एक ही आएगा, है ना। तो जब भी समय गड़बड़ करेगा दिक्कतें तो होंगी। तो परिणाम और काल भी रोगों की उत्पत्ति में कारण है।
ठीक मित्रों, तो 3 हमें इनको जरूर याद रखना है। एक तो असिस्टेंट IAS, प्रज्ञापराध और या मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, सब डिटेल में आने वाला, बस अभी तो इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ऐसे ऐसे इन तीनों को हमें याद रखना है। असात्म इंद्रिय अर्थ संयोग, यानी जब भी अर्थ इंद्रियों के साथ असात्म तरीके से मिलेंगे, है ना, अपने फेवरेबल कंडीशन में नहीं मिलेंगे तो गड़बड़ होगी। यानी कि अगर हमें गाना अरिजीत सिंह का बहुत पसंद है, लेकिन अगर हमने 2 दिन लगातार लूप में लगा के सुन लिया तो निश्चित मानिए आप नितांत सिंगल सही, पर आपको ऐसा लगने लगेगा कि जैसे आपका कल ही ब्रेकअप हुआ, डिप्रेशन में आ जाओगे आप, है ना। तो इसलिए कुछ भी किसी भी इंद्रिय का उसके अर्थ के साथ यदि संयोग असात्म तरीके से होगा, या तो अति मात्रा में हो जाए, या हीन मात्रा में हो जाए, या मिथ्या तरीके से हो जाए। मिथ्या तरीके से आप रात को अकेले कमरे में 12 बजे सो रहे हैं और अचानक से आपको एक हॉरर आवाज सुना दी जाए सिर्फ 5 मिनट के लिए, क्या आप रात भर सो पाएंगे? बताओ मित्रों, क्या रात भर सो पाएंगे आप? जल्दी बताओ, सो पाएंगे नहीं सो पाएंगे? जी सर। नहीं। तो मुझे बताओ, ये जो हॉरर आवाज सुनाना रात को 12 बजे, ये कौन से उसमें आएगा? अतियोग, अयोग, मिथ्या योग या सम्यक योग? सर मिथ्या योग में आएगा। मिथ्या युग में आएगा। वेरी गुड, मिथ्या युग में आएगा। यानी कि जो आवाज हमें नहीं सुननी चाहिए, जो अर्थ हमें ग्रहण नहीं करने चाहिए, अगर हम उसके विपरीत अर्थों ग्रहण करते हैं तो हमेशा वो मिथ्या में ही आता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है मित्रों, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। आगे देखते हैं कुछ है काम का लायक आपके, नहीं है। बस उसमें एक अंडरलाइन कर लीजिए, ये वाला निदान क्यों कहते हैं। निदान शब्द का निश्चय अर्थ में आद्यते निदानम करिष्यामिति, यानी कि जो निश्चित रूप से ही रोगों को करने वाला होता है उसे निदान कहते हैं। बस ये थोड़ा सा याद रखिएगा। एक आपको मैं ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट दे रहा हूँ, सिलेबस से कोई लेना देना नहीं। कभी कोई पूछ ले पर्याय की परिभाषा क्या है, पर्याय की तो बता देना कि एक अर्थवाचका शब्दा एवं पर्याय भवंती, यानी कि एक अर्थ के वाचक शब्द जो होते हैं वो पर्याय कहे जाते हैं। बस एक ऐसी नॉर्मल परिभाषा आपको याद नहीं करना है। अब यहाँ से शुरू होते हैं हमारे अलग डिवीजन। मैंने बता दिया आपको, जब भी आपसे कोई पूछेगा कि निदान के कितने भेद होते हैं, क्या बताओगे? 3 बताओगे। 3। लेकिन अब मैं कुछ और लिखाने वाला हूँ, और कल मैं आपको नोट से पढ़ा दूंगा सारी चीजें ना। अभी संहिता से पढ़ लेते हैं। देखिए, निदान के 4 भेद और माने गए हैं, 4 प्रकार के निदान और माने गए हैं। कौन कौन से? एक निदान होता है सन्निकृष्ट, यानी कि बहुत नजदीक का निदान। एक होता है विप्रकृष्ट, यानी कि इनडायरेक्ट निदान बोल सकते हैं, या दूर का निदान। एक होता है व्यभिचारी, किसी का सगा नहीं होता है, ठीक है। व्यभिचारी का मतलब तो वैसे वही होता है, किसी का सगा न होना, पर यहाँ व्यभिचारी का मतलब ये है कि अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और लग रहा है। प्रधान का मतलब होता है जो प्रधान है, जो मुख्य है, जो एक्शन लेगा ही लेगा, भले गलत ले ले पर एक्शन तो लेगा ही लेगा, ये होता है प्रधान, प्रधानिक। अब समझिए चीजों को। सन्निकर्ष का मतलब ये होता है कि आपने कोई भी निदान का सेवन किया, उससे दोष प्रकोप हुए और व्याधि उत्पन्न हो गई, ये होता है सन्निकृष्ट। विप्रकृष्ट का मतलब होता है कि आज निदानों का आप सेवन कर रहे हो, उससे कहीं जाकर दोष संचय हो पाएंगे और महीने 2 महीने में उसके लक्षण आपको देखने को मिले, तो ये हो जाएगा विप्रकृष्ट निदान, यानी कि थोड़ा दूर से, थोड़ा देर में हमें उसके देखने को मिलने लक्षण। ये होते हैं। व्यभिचारी का मतलब है कि आपने मान लीजिए कोई भी निदान का सेवन किया, है ना, आपने, हम तो कह रहे हैं वात प्रकोपक निदान का सेवन क्यों ना कर लिया। आपने कहा कि मास्टर ने बताया था कि रात्रि जागरण करने से क्या प्रकोपित होता है मित्रों, रात्रि जागरण करने से? पित्त सर। पित्त कौन बोल रहा है यार? वाद बढ़ता सर, उस्ताद वाद होती सर। कभी तुम कभी तुम एक रात जाग के देखना, एक रात जागना और किसी से बात करना, तो बात बिगड़ती है, हमेशा बात बिगड़ती है, बनती कभी नहीं है। रात भर बातें करोगे तो रात को जागना तो बात बिगड़ेगी बिगड़ेगी भैया, बात प्रकोप होगा, पित्त का कोई लेना देना नहीं, पहली बात समझो ये। लेकिन आप कहो कि अरे सर ऐसा तो कुछ नहीं है, हम तो कल रात पूरी रात जागे थे, पूरी पार्टी करी थी, कल सुबह फिर हम फ्रेश होकर अपने कॉलेज गए, हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई है। हाँ, ऐसा होता है। यदि जो निदान है वो वीक हो जाए, या आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए किसी तरीके से, आप साथ में हो जाए चीजें, तो वो असर नहीं करता है। और ऐसे निदान को व्यभिचारी कहते हैं कि देखने में तो लगता है क्या ही कर देगा, लेकिन कर कुछ नहीं पाता, व्यभिचारी होता है।
प्रधानिक क्या होता है कि जो काम करता ही करता है, जो निश्चित रूप से काम जिसे करना ही करना है, वो प्रधानिक होता है। जैसे कि अगर आप विष का सेवन किसी को करा देंगे तो इसमें कोई डाउट है कि वो एक्शन लेगा नहीं लेगा? ये कन्फ्यूजन है इसमें कोई? बताओ। अरे अगर किसी को विष का सेवन करा देंगे तो उसका कुछ रिजल्ट होगा, किसमें डाउट है किसी को? जी सर, मार देगा। मार देगा। तो ऐसे निदान जो निश्चित रूप से मृत्युदायक होते हैं या तुरंत ही एक्शन लेते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्राधानिक कहते हैं, उन्हें प्राधानिक कहते हैं। जैसे मान लो मैं किसी को कॉल लगाऊं कि भैया क्लास ज्वाइन कर लेना, तो हज़ारों वो रीज़न बता सकता है, अरे सर थोड़ा नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, ये है नहीं वो नहीं। लेकिन अगर मान लो किसी खास का फ़ोन आ जाए उसको, भले नेटवर्क ना आ रहा हो, वो तीसरी मंजिल पे चढ़ जाएगा लेकिन बात करेगा। ये प्राधानिक है, आपको एक्शन लेना ही लेना उस पर, कोई आप उसमें दूसरा मशवरा या राय नहीं बना सकते। ये प्राधानिक है। 4 चीज़ें बेटा याद रखना इनकी: सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्यभिचारी और प्राधानिक। अगर यूजी में क्वेश्चन आता है और आना है यहाँ से, वो पूछेगा कि निदान की परिभाषा का उल्लेख करते हुए इसके भेदों का वर्णन कीजिए, इसके भेदों का वर्णन कीजिए। तो देखिए 3 तो हमारे ऊपर बन गए थे वो, है ना? असात में इंद्रिय अर्थ संयोग, प्रज्ञा अपराध, अभी डिटेल में और पढ़ेंगे इनको, और परिणाम, इनको डिटेल में लिख देंगे इनके बारे में विद एग्जाम्पल। फिर हम 4 ये बना लेंगे: सन्निकृष्ट, मैंने बता दिया आपको कौन से होते हैं, विप्रकृष्ट, तीसरे व्यभिचारी, और चौथा प्राधानिक। देखो बुक में हो सकता है कि जो मैंने बताया वो ना लिखा हो, तो आप थोड़ा सा साइड में लिख, बेस्ट कोई बात नहीं, चलो नोट्स में लिखा दूंगा सारी चीज़ें। मैं नोट्स जब पढ़ाऊंगा तो सारी चीज़ें लिखा दी जाएंगी आपको, यहाँ थोड़ा शॉर्ट में दे रखा होगा। एक आखिरी चीज़ और पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग अपसेंट है आज की क्लास में, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा पढ़ाते समय काफ़ी संख्या में। तो एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, फिर आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। माफ़ी चाहता हूँ एक छोटी क्लास के लिए, लेकिन धीरे धीरे हमको आदत पड़ जाएगी। दोष हेतु, व्याधि हेतु और उभय हेतु, ऐसे हेतु जो दोषों का प्रकोप करते हैं सीधा। हमने वात प्रकोप, पित्त प्रकोप या कफ प्रकोप, आहार लिया, है ना? या मान लो ऋतुओं के अनुसार ही दोषों का संचय, प्रकोप और प्रसर हो जाना, ये दोष के हेतु हैं, जो दोष को कर रहे हैं प्रकोपित या दोष को इफेक्ट कर रहे हैं, और ये इनडायरेक्टली क्या करेंगे? व्याधियों को उत्पन्न करेंगे। लेकिन कुछ हेतु ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट ही व्याधि को उत्पन्न कर देते हैं, जो डायरेक्ट ही व्याधि को उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, और यही एग्जाम्पल संहिता में लिखा, और यही रट के आपको लिख देना है कॉपी में। जैसे मिट्टी खाने से, या हिंदी में लिख दिया है, लेकिन आप मृतिका भक्षण जन्य पांडु, ठीक है, आप लिखोगे मृतिका भक्षण जन्य पांडु, यानी कि मिट्टी खाने से जो एनीमिया होता है बच्चों को, औरतों को, वो मिट्टी खाओगे सीधा पांडु हो जाएगा, कोई दोष प्रकोपित वगैरह नहीं होना यहाँ पे। ये सीधा क्या है? व्याधि हेतु है। ये वो हेतु हैं जिनसे सीधा व्याधि होती है। दोष हेतु वो होते हैं जो कि वात, पित्त और कफ को प्रकोपित करते हैं, चाहे वो ऋतुएं करें, चाहे मौसम करे, चाहे काल करे, चाहे हमारी हरकतें करें। एक होता है उभय हेतु, यानी कि दोष और व्याधि दोनों को करते हैं, जो दोष और व्याधि दोनों को करते हैं। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है वात रक्त, वात रक्त, ठीक है। इसमें जो है आहार विहार भी मायने रखता है और दोष भी मायने रखते हैं। तो दोष व्याधि दोनों का हेतु होता है। इसमें नहीं लिखा है शायद, हाँ लिखा है, सॉरी, वात रक्त देखो लिखा हुआ है यहाँ पे ना, वात रक्त रोग का हेतु होता है। एक तो अन्न दोष हो गया और व्याधि हो गया, जैसे ऊँट पर चलना। जब हम वात रक्त वाले चैप्टर पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, चिकित्सा शास्त्र में लास्ट चैप्टर आएगा एक 30 से पहले वाला, तब हम डिटेल में चीज़ें देखेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, दोष हेतु ऋतुओं वाला, व्याधि हेतु पांडु वाला जो कि मिट्टी खाने से होता है, और तीसरा वात रक्त, गाउट जिसे हम बोलते हैं गाउट, उसमें दोष व्याधि दोनों हेतु होते हैं, दोनों चीज़ें होनी होती हैं। यानी कि दोष को प्रकोपित करने वाली चीज़ों का सेवन भी करें, और साथ में कुछ ऐसी चीज़ें भी करें, ऐसी हरकतें भी करें, ऐसा आहार विहार का सेवन भी करें जिससे कि वो व्याधि उत्पन्न हो। जैसे कि हाई प्रोटीन इंटेक कर लेना, ठीक है। हम बाद में पढ़ेंगे कैसे अमीनो एसिड टूटता है, कैसे यूरिक एसिड बनता है, वो बाद में इसकी पैथोलॉजी पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही रहने दें। कल मैं आपको बता दूंगा कि कल सर से और डिस्कस कर लूँगा कि उनकी क्लास किस किस दिन रहेगी, कैसे शेड्यूल होगा, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते।